कहानी की शुरुआत 1997 में वॉशिंगटन से होती है, जहां केट मार्टिन अपने बेटे जेसी को लेकर अपने माता पिता जीन और बर्नीस से मिलने आती है। जेसी को अपने नाना जीन के साथ हंटिंग पर जाना था, इसलिए जीन पहले से ही उसके इंतजार में होते हैं। बर्नीस दोनों के लिए खाना पैक करती हैं और फिर जीन और जेसी जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर जीन जेसी को गन देते हैं और दोनों हंटिंग के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक डियर दिखाई देता है। जीन के कहने पर जेसी उसे गोली मार देता है, लेकिन डियर घायल होकर भाग जाता है। दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। रास्ते में जेसी को भूख लगती है, इसीलिए वह रुककर सैंडविच खाने लगता है, जबकि जीन आगे निकल जाते हैं। जीन को जल्द ही वह घायल डियर मिल जाता है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो जेसी गायब हो चुका होता है। दूसरी तरफ जेसी को झाड़ियों में एक अजीब सा जानवर दिखाई देता है। वह उसे सैंडविच देने की कोशिश करता है, लेकिन वह जानवर भाग जाता है और जेसी भी उसके पीछे चल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे जंगल के बीचों बीच एक अजीब सीढ़ी दिखाई देती है। आसपास न कोई घर था और न ही कोई आबादी, फिर भी सीढ़ियां बिल्कुल नई लग रही थी। क्यूरियोसिटी में जेस उन पर चढ़ने लगता है। उधर जीन को जेसी का बैग मिल जाता है और वह और भी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ जेसी को वही अजीब क्रीचर दोबारा दिखाई देती है। डरकर वह वापस नीचे उतरने लगता है, लेकिन अचानक कुछ रहस्यमयी हाथ उसे पकड़ लेते हैं। जेस की चीख सुनकर जीन वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें भी वे रहस्यमयी सीढ़ियां दिखाई देती हैं, लेकिन जेस कहीं नजर नहीं आता। तभी अचानक जेस की आवाज सुनाई देती है। जीन आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक रहस्यमयी डोर दिखाई देता है, जहां से कोई जेसी को अंदर खींच रहा होता है। जीन उस क्रीचर पर गोली चलाते हैं, लेकिन वह जेसी को छोड़ने के बजाय जीन को भी अंदर खींच लेती है। इस तरह दोनों अचानक गायब हो जाते हैं। 20 साल बाद 2017 में कहानी दोबारा शुरू होती है। अब हम दो भाइयों जोश और निक को देखते हैं, जो उन्हीं जंगलों में हाइकिंग के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में वे एक स्टोर पर रुककर सामान लेते हैं। स्टोर का मालिक उन्हें वार्निंग देता है कि खासकर रेड मून के दौरान कई लोग इन जंगलों में लापता हो चुके हैं। जॉश इस बात को मजाक समझता है, लेकिन निक की नजर स्टोर में लगे कई मिसिंग पर्सन्स के पोस्टर्स पर पड़ती है, जिससे वह थोड़ा परेशान हो जाता है। आखिरकार दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, जहां रेबेका और जॉर्डन उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उनके साथ एक और लड़का डग भी शामिल हो जाता है, जो पहले उनका दोस्त रह चुका था, लेकिन अपनी गैर जिम्मेदार हरकतों की वजह से किसी को भी खास पसंद नहीं था। सभी लोग अपने बैकपैक्स उठाकर जंगल के अंदर सफर शुरू कर देते हैं। लगभग 5 घंटे लगातार चलने के बाद आखिरकार सब बुरी तरह थक जाते हैं, लेकिन रेबेका उन्हें बताती है कि अभी वे आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचे हैं। इसीलिए सभी कुछ देर आराम करने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद निक की हालत और खराब हो जाती है, तो आखिरकार सब रुककर आराम करने लगते हैं और जॉश को पता चलता है कि निक ने जरूरत से ज्यादा सामान उठा रखा है, इसलिए वह उसका बोझ कम कर देता है। कुछ आगे उन्हें जंगल के बीच एक रहस्यमयी झोंपड़ी दिखाई देती है। लड़कियों को यह जगह संदिग्ध लगती है, इसलिए वे वहां रुके बिना आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद रेबेका जूते के फीते बांधने के लिए पीछे रुक जाती है। अचानक उसे एक डरावनी औरत दिखाई देती है, लेकिन दोबारा देखने पर वह गायब हो चुकी होती है। रेबेका घबराकर सबको बुलाती है और वे दोबारा झोंपड़ी के पास पहुंचते हैं, जहां उसे वही औरत दिखाई देती है। सब समझते हैं कि शायद थकान की वजह से रेबेका को वहम हो रहा है। इसी दौरान डग मजाक करते हुए आगे निकल जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें उसकी चीख सुनाई देती है। वहां पहुंचने पर उसके कपड़े जमीन पर पड़े होते हैं। अचानक डग पानी से निकलकर बताता है कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन फिर उसे अपने शरीर पर बहुत सारी झोंकें चिपकी हुई दिखाई देती हैं। झोंकें निकालने के बाद सब दोबारा आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक घायल आदमी एक रहस्यमयी औरत से माफी मांगते हुए दिखाई देता है। उसके सिर पर गहरा घाव होता है और वह उन्हें तुरंत भाग जाने के लिए कहता है। उसी समय औरत अपना चेहरा दिखाती है और सब देखते हैं कि उसके हाथ में एक बच्चा है। बच्चे के लगातार रोने से परेशान होकर आदमी खुद को गोली मार लेता है, लेकिन फिर भी जिंदा रहता है। जब औरत बच्चे को उठाती है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह बच्चा इंसान नहीं बल्कि एक डरावनी क्रीचर थी। आदमी उन्हें बंदूक दिखाकर वहां से भागने को कहता है, इसलिए सब जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इस अफरा तफरी में निक अपना पैक वहीं छोड़ देता है। इस डरावने हादसे के बाद सब एक जगह रुककर सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए। निक वापस जाने का सुझाव देता है, लेकिन जॉर्डन बताती है कि जल्द ही रात होने वाली है और उन्हें वापस जाने का रास्ता भी पता नहीं है। मजबूर होकर वहीं रात बिताने का फैसला किया जाता है। रात को सब अपने टेंट्स में चले जाते हैं, जबकि जोश बाहर पहरा देने लगता है। दूसरी तरफ डग मशरूम से बनी एक नशीली ड्रिंक पी लेता है और सो जाता है। रात के दौरान अचानक एक मॉन्स्टर डग के स्लीपिंग बैग को घसीटकर दूर ले जाने लगता है। डग की आंख खुलती है तो वह क्रीचर उसे नोच रही होती है। उसकी चीखें सुनकर बाकी सब जाग जाते हैं, लेकिन तब तक डग गायब हो चुका होता है।
वे उसके घसीटे जाने के निशानों का पीछा करते हैं और उन्हें डग का जूता और फटा हुआ स्लीपिंग बैग मिलता है, लेकिन डग कहीं दिखाई नहीं देता। जॉश साफ कहता है कि वह डग को ढूंढे बिना यहां से नहीं जाएगा। इसी दौरान उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई देती है। वे समझते हैं कि शायद डग वहां हो, लेकिन करीब पहुंचकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां वही रहस्यमयी सीढ़ियां मौजूद होती हैं जिन्हें हम कहानी की शुरुआत में देख चुके हैं। जॉश सीढ़ियों पर चढ़ता है और पीछे उसे एक दरवाजा दिखाई देता है जहां से किसी की आवाज आ रही होती है। सबको लगता है कि शायद डग अंदर है, इसलिए जॉश दरवाजा खोल देता है, लेकिन अंदर कदम रखते ही वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसका पैर घायल हो जाता है। निक उसकी मदद के लिए नीचे जाता है, जहां दोनों को पता चलता है कि सीढ़ियों के नीचे एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड फैसिलिटी मौजूद है। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वे एक डरे हुए बच्चे तक पहुंचते हैं। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि जेसी था, जो 20 साल पहले इसी जंगल से रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था। जेसी उन्हें चेतावनी देता है कि उन्हें तुरंत यहां से निकलना होगा, क्योंकि इस जगह का रास्ता लगातार बदलता रहता है और अगर वे फंस गए तो हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएंगे। जॉश और निक उसे यकीन दिलाते हैं कि वे उसे बाहर लेकर जाएंगे, लेकिन अचानक जेसी एक जगह रुक जाता है। उसे सामने कुछ दिखाई देता है। जॉश और निक रोशनी डालते हैं तो वहां एक डरावनी क्रीचर खड़ी होती है। सब जान बचाने के लिए भागते हैं और आखिरकार एक दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। जॉश को लगता है कि शायद मॉन्स्टर वहां से जा चुका है, लेकिन अचानक वह पीछे से हमला कर देता है और जॉश को मार देता है। निक अपने भाई को बचा नहीं पाता और इस सदमे से बिल्कुल टूट जाता है। जेसी और जॉर्डन उसे वहां से भागने के लिए कहते हैं, लेकिन मॉन्स्टर दरवाजा तोड़ने लगता है, इसलिए सभी को जान बचाकर वहां से निकलना पड़ता है। भागते हुए निक एक गड्ढे में गिर जाता है जहां उसे बहुत सारी लाशें दिखाई देती हैं। उन्हीं में डग की लाश भी मौजूद होती है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि ये क्रीचर कितनी खतरनाक है। इसी दौरान उन्हें एक ट्रेलर दिखाई देता है। सभी उसमें छिपने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले ही मॉन्स्टर रिबेका को पकड़कर उनकी आंखों के सामने मार देता है। निक तुरंत ट्रेलर का दरवाजा बंद कर देता है। जैसी उन्हें बताता है कि यह मॉन्स्टर हमेशा भूखा रहता है और अपने बच्चों को खिलाने के लिए इंसानों का शिकार करता है। एक बार उसे इंसान की गंध मिल जाए तो वह उसे छोड़ता नहीं। निक अपने भाई को न बचा पाने के लिए खुद को दोषी मानता है, लेकिन जॉर्डन उसे हौसला देती है कि अभी वह जेसी और उसे बचा सकता है। इसी दौरान जेसी अपना नाम बताता है और निक को एहसास होता है कि ये वही जेसी मार्टिन है जो 20 साल पहले लापता हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि निक अब बड़ा हो चुका था, लेकिन जेसी की उम्र आज भी वही थी। जेसी बताता है कि जब वह लाल दरवाजे के पार गया तो ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी डायमेंशन में पहुंच गया हो। वहां से निकलने के कई रास्ते मिले, लेकिन वे कभी बाहर नहीं आ सके, क्योंकि दरवाजा बार बार अपनी जगह बदल लेता था और मॉन्स्टर हमेशा उनका पीछा करता था। यानी मुमकिन है कि जेसी के लिए समय बहुत धीरे गुजरा हो, या वह किसी तरह टाइम ट्रैवल करके वापस आया हो। फिल्म इस रहस्य की पूरी तरह से व्याख्या नहीं करती। कुछ देर बाद बाहर खामोशी हो जाती है। जॉर्डन समझती है कि मॉन्स्टर जा चुका है, लेकिन निक उसे बाहर जाने से रोकता है। फिर उन्हें ट्रेलर के अंदर एक राइफल मिल जाती है और वे मॉन्स्टर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जॉर्डन फायर करती है, लेकिन गोली का इस क्रीचर पर कोई असर नहीं होता और वह उसे बुरी तरह घायल कर देता है। निक उसे तुरंत वापस ट्रेलर में खींच लेता है। अब निक अपने सभी दोस्तों को खो चुका था, इसलिए वह आखिरी खतरा मोल लेने का फैसला करता है। वह एक गैस सिलेंडर और लाइटर उठाता है, बाहर जाकर सिलेंडर मॉन्स्टर के करीब फेंकता है और उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे ही मॉन्स्टर करीब आता है, निक लाइटर फेंक देता है और जोरदार आग भड़क उठती है। मॉन्स्टर जलते हुए वहां से भाग जाता है, जबकि रहस्यमयी सीढ़ियां भी आग की लपटों में आ जाती हैं। निक वापस जेसी के पास आता है और जेसी सिर्फ इतना कहता है, मुझे घर जाना है। अगली सुबह पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस भी यह देखकर हैरान रह जाती है कि जेसी वही बच्चा है जो 20 साल पहले लापता हुआ था। कुछ देर बाद जेसी की माँ और नानी भी वहां पहुंच जाती हैं। माँ और बेटे की मुलाकात बेहद भावुक होती है। दुनिया में 20 साल गुजर चुके थे, बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन जेस आज भी वही बच्चा था। जेस अपनी माँ से माफी मांगता है और उसे बताता है कि उसका नाना जीन भी उसके साथ उस दूसरी डायमेंशन में चला गया था, लेकिन वह वहां से जिंदा वापस नहीं आ सका। पुलिस की जांच के बाद निक को भी छोड़ दिया जाता है। आखिर में हम निक और जेसी को एक साथ देखते हैं, जो इस डरावनी घटना के बाद धीरे धीरे अपनी जिंदगी की तरफ वापस आने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।